सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए शानदार सेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा कि रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। टोटल कितनी पोस्ट में आई है, कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, तो 11,558 टोटल वैकेंसी रिलीज की गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। अब हो सकता है कि ये जो वैकेंसी है, ये जो पोस्ट हैं, हो सकता है कि इसके बढ़ने की भी चांसेस हैं, लेकिन अभी बताया नहीं जा सकता। ठीक है, अब जो ये जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, हर एक यूट्यूब में हर एक वीडियो में वायरल हो रहा है, ये क्या फेक नोटिस है या फिर ये रियल में नोटिस है? तो ये आपने बिल्कुल सही सुना कि एकदम रियल नोटिस है। ठीक है, रियल नोटिस है। रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये नोटिस, जो शॉर्ट नोटिस जो जारी किया गया है, ये एकदम सही नोटिस है। ठीक है, और जो शॉर्ट नोटिस रिलीज किया गया है उसमें पहले साफ साफ रेलवे मंत्रालय ने बता दिया है कि जो फॉर्म भरने की स्टार्ट डेट होगी वो 14 सितंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो 11,558 जो वैकेंसी आई है, तो क्या इसमें ग्रेजुएट लेवल में कितनी पोस्ट हैं, नॉन ग्रेजुएट लेवल यानी कि 10+2 से कितनी वैकेंसी आई हुई है, इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, क्या नया सिलेबस इसमें ऐड किया गया है, मैं सभी पूरी डिटेल में चर्चा आपको इस आज के शानदार सेशन में आपको बताने वाला हूं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में आज के शानदार सेशन में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखाता हूं कि जो रेलवे मंत्रालय के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि रेलवे मंत्रालय ने साफ साफ पहले ही यहाँ पे दे दिया है कि जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 14 सितंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी दे दिया है कि क्लोज यानी कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगा, तो 13/10/2024 तक ये इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो ये नोटिस में ऑलरेडी रेलवे मंत्रालय ने पहले ही बोल दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ग्रेजुएट में यानी कि जो बीए बीएससी जो कर चुके हैं, जो ग्रेजुएशन है, तो उनमें पोस्ट कितनी आई हुई है ये आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ग्रेजुएट लेवल में जो पोस्टें आई हुई हैं 8,113 हैं, 8,113 पोस्ट आई हुई हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात करें कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है, तो यहाँ पे चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 1736 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और है कि एज रिलैक्सेशन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब ऐसा जिक्र किया गया है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, छूट भी दी गई है। इस वजह से छूट दी गई है कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से छूट दी गई है सभी को, वो चाहे जनरल हो या ओबीसी हो या फिर SC ST क्यों ना हो। ठीक है, तो 3 साल का यहाँ पे आपको छूट दी गई है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हुई है, तो 994 पोस्ट हैं। ठीक है, अब ये लेवल देखो, ये 6 लेवल की जॉब है, ये भी 6 लेवल की जॉब है, ये 5 लेवल की जॉब है, ये भी 5 लेवल की जॉब है, ये भी 5 लेवल की जॉब है। अब यहाँ पे पे ग्रेड देखा जाए कि सैलरी क्या स्टार्टिंग से होती है, तो 35,400 सैलरी जो बनेगी वो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है। फिर 35,400 इस तरीके से गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। 29,200 जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है। 29,200 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। तो ये इस तरीके से जो पे ग्रेड है आपका वो ये है। ठीक है, अब तो ये बात हो गई कि ग्रेजुएट लेवल में 8,113 वैकेंसी टोटल आई हुई है। अब यहाँ पे 10+2 की बात करें यानी कि जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, जिनका हाई स्कूल इंटर ही हुआ है, तो उनमें कितनी वैकेंसी आई है, तो 3,445 वैकेंसी टोटल आई हुई है 10+2 से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेम ऑफ पोस्ट की बात करें कि जो अनग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं कौन कौन सी हैं, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो 2022 यहाँ पे टोटल पोस्ट आई हुई हैं, और
इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 361 आई हुई है पोस्ट, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो 990, और ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 72, यानी कि 3445 टोटल पोस्ट वैकेंसीज अनग्रेजुएट लेवल से आई हुई हैं। ठीक है, अब ये पोस्ट है कौन सी किसकी पोस्ट है, अब यहाँ पे लेवल भी दे रखा है कि 3 लेवल, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल की जॉब है। अब सैलरी पे क्या है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 21,700, 19,900, 19,900, 19,900, इस तरीके से ये पोस्ट के हिसाब से ये सैलरी भी यहाँ पे दी गई है। अब इसमें भी क्या एज रिलैक्सेशन है, इसमें भी है 3 साल की छूट दी गई है, यानी कि सभी कैटेगरी में सभी लोगों के लिए 3 ईयर की छूट दे दी गई है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो ये रहा नोटिस, शॉर्ट नोटिस है जो कि रेलवे मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक एक पोस्ट पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताता चलूंगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये सेकंड लेवल की जॉब है। ठीक है, अब यहाँ पे CBT 1 इसका एग्जाम होगा, CBT 2 इसका एग्जाम होगा। जब ये यानी कि जो CBT 1 एग्जाम होगा, इसमें अगर आप जब एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे तो इसके बाद आपका CBT 2 एग्जाम होगा। जब उस एग्जाम को आप फाइनल क्रैक कर ले जाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि मेंस का जब एग्जाम आप क्रैक कर लेंगे, इसके बाद आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद यानी कि CBT 1 का पहला एग्जाम आपने दिया तो उस एग्जाम को अगर आपने क्रैक कर लिया तो ही आपको सेकंड स्टेज का एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा बाद में। ठीक है, यानी कि जितने भी क्लर्क टाइपिस्ट जिसमें लगा होगा उसमें आपको CBT 1 CBT 2 एग्जाम देने के बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। अब जूनियर टाइम कीपर की बात करें तो इसमें भी देखो सेम प्रोसेस रहेगा। अब कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, इसमें आपको CBT 1 का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद CBT 2 का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका सीधा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं लिखा है उसमें सीधा आपको एग्जाम देके सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें कि ट्रैफिक असिस्टेंट की बात करें तो इसमें देखो सेम प्रोसेस रहेगा आपको कि CBT 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, CBT 2 में आप क्वालिफाई होंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एक, ये एग्जाम होने के बाद। ठीक है, इसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब गुड्स गार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सीधा आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, यानी कि आपको CBT 1 देना पड़ेगा और CBT 2 एग्जाम को देकर आपको सीधा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो सेम प्रोसेस रहेगा, टाइपिंग टेस्ट होगा बाद में आपका। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें देखो जिसमें टाइपिस्ट लगा हुआ है उसमें आपको CBT 1 CBT 2 को एग्जाम देकर आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल टाइपिंग होगी, इसके बाद सीधा फाइनल सिलेक्शन। सीनियर टाइम कीपर की बात करें तो इसमें भी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। अब कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT 1 CBT 2 को एग्जाम को देकर। अब स्टेशन मास्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, सबसे अच्छी जॉब है, अच्छे लेवल की जॉब है, सैलरी भी इसकी ठीक ठाक होती है। तो स्टेशन मास्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको CBT 1 का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, CBT 2 का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका फाइनल जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेशन मास्टर की फाइनल जॉब मिलेगी। चलिए इसके बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कितने अटेम्प्ट देने पड़ेंगे तो इसमें देखो जो CBT 1 का जो एग्जाम होगा उसमें क्या प्रोसेस रहेगा भैया, तो उसमें ये प्रोसेस रहेगा कि मैथ, रीजनिंग, GS आएगी, यानी कि 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। उसमें 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथ के होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे आपके रीजनिंग के
और 40 क्वेश्चंस होंगे आपके जीके जीएस के। लेकिन सीबीटी 1 को आपको पास करना पड़ेगा, तो यानी कि टोटल क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करें कि कितने मिनट का ये एग्जाम होगा, तो 90 मिनट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा आपसे, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चंस आपके मैथ के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, यानी कि 60 और 40 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के करने पड़ेंगे। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 90 मिनट में आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप सीबीटी 1 को पास कर ले जाएंगे, क्रैक कर ले जाएंगे, इसके बाद आता है सीबीटी 2। जब आप सीबीटी 1 में अगर क्रैक नहीं होते हैं, आप एग्जाम उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपको सीबीटी 2 एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, ठीक है। साफ ये बात सुनिए। और इसके बाद सीबीटी 1, यानी कि जब सीबीटी 1 का आप एग्जाम क्रैक करके आएंगे, उसमें आप पास हो गए फाइनल से, तो सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट फाइनल पूछे जाएंगे, यानी कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव है, क्वेश्चंस में क्या बदलाव है कि 35 क्वेश्चंस आपको मैथ के पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग को देखने को मिलेगा और 50 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के पूछे जाएंगे। जिसका भी मैथ रीजनिंग मजबूत होगा, जीएस मजबूत होगा, उसका फाइनल सिलेक्शन से होने से कोई नहीं रोक सकता। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम कितना होगा, 90 मिनट में आपको सेम प्रोसेस, उसमें भी सीबीटी 1 में 90 मिनट का था, इसमें भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस में ये है कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी कि सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के करने होते हैं और 30 क्वेश्चंस मैथ के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के। लेकिन सीबीटी 2 में आपको 35 क्वेश्चंस मैथ, 35 क्वेश्चंस रीजनिंग और 50 क्वेश्चंस आपको जीके जीएस के, यानी कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस में देखो साफ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मैथ में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो मैथ में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, अलजेब्रा आएगी, जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मैथ का सिलेबस है। सिर्फ इतना ही, जो मैथ का सिलेबस है वही आपको सिर्फ फॉलो करना है, वही आपको पढ़ना है। अब ये तो मैथ की बात हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि रीजनिंग में क्या प्रोसेस है सिलेबस में। तो एनालॉजी आएगी, ठीक है, और अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा और इसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा और सीलॉग आएगा। तो इस तरीके से जैम्बल आएगा, वेन डायग्राम पूछा जाएगा, पजल आएगी, डाटा सफिशिएंसी आएगी, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रीजनिंग का आपका सिलेबस है, ठीक है। चलिए इसके बाद रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग आएगा, मैप्स आएगा, नहीं जैसे आकृतियों वाला, और इसके बाद ग्राफ आएगा। अब इसके बाद बात करें कि जीके जीएस में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि जीके जीएस का वेटेज तो बहुत है। उसमें सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चंस हैं, सीबीटी 1 में 40 हैं और सीबीटी 2 में 50 हैं। तो इसका वेटेज ज़्यादा है, लेवल ज़्यादा है। तो इसमें देखो आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़कर जाना है, इंडियन लिटरेचर पढ़ के जाना है, और जो माउंटेन प्लेसेस हैं इंडिया के फेमस वो आपको पढ़ना है। साइंस पूछी जाएगी आपसे, वो भी 10 लेवल की, कक्षा 10 की सीबीएसई बोर्ड की। इसके बाद आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी, दोनों वहाँ पे पूछे जाएंगे। और इसके बाद पॉलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो ऑर्गेनाइज होते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइज, आपने देखा होगा कि तो भारत में कोई ऑर्गेनाइज हो रहा है या कोई चीज़ एस्टेब्लिश की जा रही है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपको एक तरीके से करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ठीक है। और इसके बाद आपको
इसके बाद आपको बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सब पूछा जाएगा। ये सब करंट अफेयर्स का पोर्शन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि कोई चीज एस्टेब्लिश की जाए या कोई समिट हो रही है ना, देश में या कहीं में, तो वो पूछा जाएगा। करंट जीके पूछा जाएगा आपसे, और गेम्स और स्पोर्ट पूछा जाएगा आपसे, यानी कि करंट अफेयर आपका पूछा जाएगा। तो ये रहा जो भी प्रोसेस है मैथ, रीजनिंग, जीएस का, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये तो रहा कि एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 11,558 वैकेंसी आई हुई है। अब ग्रेजुएट लेवल में कितनी है, नॉन ग्रेजुएट लेवल में कितनी है, वो आपने देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अब ये तो वैकेंसी तो आ गई, आपको पता हो गया कि 14 सितंबर से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके पहले जो 2020 में भैया एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, तो क्योंकि जो जीएस का वेटेज है 50 क्वेश्चंस सीबीटी 2 में पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछे जाएंगे। तो इसके थ्रू अगर आप 2020 का एग्जाम देखते हैं कि उसमें एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे और उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। तो चलिए मैं आपको ये भी करा दे रहा हूं कि जो 2020 में इसका एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसमें कैसे जीके जीएस के पूछे गए थे, वो भी मैं आपको आपके सामने लेकर आया हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी जो 2020 का इसका एग्जाम हुआ था, इसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, और सभी शिफ्टों का क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चंस को कवर करेंगे, वो भी शिफ्ट वाइज। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि जो एनटीपीसी 28 दिसंबर 2020 को इसका एग्जाम हुआ था, उसमें पहली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार कब शुरू किया था इस योजना को बेटियों के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करें तो 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि उस समय जो ये सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। और ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। तो हो सकता है कि आपसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है पूछ लिया जाए, तो ये क्वेश्चंस रिलेटेड है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये जो बातें हैं आपको बता रहा हूँ। और इस योजना का जो मकसद था महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करना और लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल राज्य में स्थित है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो ये आपको बताना है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है, कि मछली पालन से है, कि रेशम कीट पालन से है, कि मुर्गी पालन से है, कि मधुमक्खी पालन से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि आपसे एपी कल्चर पूछ लिया जाए, फ्लोरीकल्चर पूछ लिया जाए, हॉर्टिकल्चर पूछ लिया जाए, पीसी कल्चर पूछ लिया जाए, वर्मी कल्चर पूछ लिया जाए, क्योंकि आपसे सेरीकल्चर तो पूछ लिया गया है कि रेशम कीट पालन से है, लेकिन इस बार के एग्ज़ाम में एनटीपीसी के इस बार के एग्ज़ाम में आपसे ये सब पूछ सकता है एक क्वेश्चन इससे। तो एपी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये मधुमक्खी पालन से है, ठीक है, याद रखना। और फ्लोरीकल्चर की बात करें तो ये फूलों की खेती से संबंधित है। सब्जी की खेती से क्या संबंधित है, हॉर्टिकल्चर। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से है।
वर्मी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये केचुआ पालन से संबंधित है। ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है। वीटी कल्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है। फंगी कल्चर की बात करें तो ये मशरूम की खेती से संबंधित है। ये जितना भी कल्चर है, फ्लोरी कल्चर, हर्टी कल्चर, पीसी कल्चर, ये आपको लिस्ट के फॉर्मेट में इस वजह से मैंने दिया है कि आपको याद रहे, क्योंकि सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है एनटीपीसी 2020 के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है कि इस बार भी पूछ दिया जाए। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जोजिला दर्रा किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। अब हो सकता है कि काराकोरम पूछ ले या लानाक दर्रा पूछ ले। तो काराकोरम दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो लद्दाख में है, और चांगला दर्रा की बात करें तो ये भी लद्दाख में है। खारदुंग दर्रा लद्दाख में है और लानाक दर्रा लद्दाख में है। तो ये सभी दर्रे आपको याद रखने हैं। जोजिला दर्रा देखो पूछा गया था, ठीक है, तो जोजिला दर्रा लद्दाख में जम्मू कश्मीर में है। और पीर पंजाल कहाँ पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये भी जम्मू कश्मीर में है। और बर्निहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो बारालाचा दर्रा आप लोग याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। और सिपकिला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। लेपू लेक दर्रा भैया कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, माना दर्रा कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड में है। नाथला दर्रा ये तो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, और इसके बाद जयलेपला दर्रा कहाँ पर है, सिक्किम में है। तुजू दर्रा कहाँ पर है, मणिपुर में है। बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये सभी दर्रे जो भी हैं आपको याद रखना है, क्योंकि जोजिला दर्रा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यांग याक दर्रा की बात करें, यांग याक दर्रा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। चंकल दर्रा की बात करें तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सभी दर्रे लिस्ट के फॉर्मेट में आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन बनेगा कि संसद में पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया गया था। संसद में पर्यावरण अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 23 मई 1986 को पारित किया गया था। 23 मई 1986 को पारित किया गया था। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। यानी कि मई 1986 में पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को ये लागू किया गया था। अधिनियम की बात करें तो ये आर्टिकल 253 के तहत ये पारित किया गया था। किस आर्टिकल के तहत, 253 आर्टिकल के तहत जो संसद में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये आपको याद रखना, हो सकता है कि आर्टिकल पूछ ले आपसे कि बताओ संसद में पर्यावरण अधिनियम को किस आर्टिकल के तहत पारित किया गया था, तो आर्टिकल 253 के तहत आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगला है कि दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नवसारी जिले में है। तो आप लोग दांडी, तो आपको पता ही है कि तो दांडी से आप लोगों को पता होगा कि दांडी मार्च शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, यानी कि दांडी गुजरात के नवसारी जिले का एक छोटा सा गांव है और दांडी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में
दांडी नमक मार्च के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दांडी मार्च जो है ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अब गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गठन 1 मई 1960 को किया गया था। और राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो है। और राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। और लोक नृत्य की अगर हम लोग बात करें कि गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो गरबा देखो एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है, या आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। डांडिया भी पूछा जा चुका है, भवई भी पूछा जा चुका है, टिप्पणी हुदो, ये सभी क्या हैं? गुजरात के लोक नृत्य हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, कला हिरण राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखने हैं, गुजरात के हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि इसरो द्वारा मंगलयान, जिसे मॉम भी कहा जाता है, को कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। यानी कि मॉम को मार्स ऑर्बिटर मिशन कहा जाता है, यानी कि मंगल के लिए भारत का ये पहला मिशन था। और कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग आदित्य L1 की बात करें कि आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया था, तो आदित्य L1 की बात करें अगर हम लोग, तो ये भारत का पहला सौर मिशन था। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ भारत का पहला सौर मिशन क्या था, तो आदित्य L1 था। और 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो L1 का जो अर्थ है वो लैग्रेंज पॉइंट 1 है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और जो प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई है। और जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य के त्रिवंतपुरम में। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चंद्रयान फर्स्ट की, कि चंद्रयान प्रथम को कब लॉन्च किया गया था, कब प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा इसे सतीश धवन श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था। और चंद्रमा पर ये कब पहुंचा था, तो 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। और किस रॉकेट के जरिए, तो PSLV XL C11 के जरिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट को या चंद्रयान सेकंड को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो PSLV XL C11 के जरिए चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था इस रॉकेट के जरिए। और चंद्रयान जो फर्स्ट है, चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उसे जवाहर पॉइंट कहा गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जिस जगह उतरा था, जिस जगह ये पहुंचा था, तो उसे जवाहर पॉइंट कहा गया था। चंद्रयान फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे चंद्रयान 2 के बारे में पूछ दिया जाए क्योंकि ये विफल रहा था। तो प्रक्षेपण जो तिथि थी तो 22 जुलाई 2019 को किया गया था। किस रॉकेट के जरिए, तो GSLV MK3 M1 के जरिए। और चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे, एक तो ऑर्बिटर था, लैंडर था जिसे विक्रम कहा गया था, रोवर था जिसे प्रज्ञान कहा गया था। ठीक है, तो ये विफल रहा था। अब उसी के साथ साथ जब ये विफल हो गया तो आप सभी को पता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि ये सक्सेस मिशन था। तो इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, और किस रॉकेट के जरिए, तो LVM3 M4 के जरिए। और थीम क्या थी, तो साइंस ऑफ द मून। हो सकता है कि चंद्रयान 3 की थीम आपसे पूछ दे। अब चंद्रयान 3 में एक लैंडर
जिसे विक्रम कहा गया और एक रोवर जिसे प्रज्ञान कहा गया। लेकिन चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। ठीक है, ये याद रखना। और जिस जगह ये उतरा था उसे शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया गया था। ठीक है, जिस जगह ये लैंडर किया था तो उस जगह उस स्थान को शिव शक्ति कहा गया था। तो एक्स्ट्रा जानकारी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, तो गुरु गोविंद सिंह ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि URL का पूर्ण रूप क्या है। URL का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि पदार्थ की मात्रा का SI यूनिट मोल होता है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि NTPC 28 दिसंबर 2020 में सेकेंड शिफ्ट वाला क्वेश्चंस GS के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस बनेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी शिफ्ट में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तो शिफ्ट वाइज मैं आपको कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा GS का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो DBN इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का जो पहला संचार उपग्रह था वो एप्पल था। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद अगला है कोई भी एग्जाम दो, हर एक देश की या फिर राजधानी पूछता है या फिर उसकी मुद्रा पूछ लेता है। तो जापान की मुद्रा क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा येन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसे शॉर्ट में हम लोग बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, बार्क, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुंबई में है। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका काम क्या होता है। तो मुख्य रूप से बिजली के उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोगों की दिशा में कार्य करता है। और किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है, जो कि इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन है। तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती हैं। ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी। अगला क्वेश्चन बनेगा कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लीनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए इसके बाद अगला है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी यानी कि मोतीलाल नेहरू ने 1834 में दिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि टिहरी बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में है और ये भागीरथी नदी पर है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार है, कौन सा अवार्ड है जो कि दिया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड है जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोपला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो बताओ मोपला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में हुआ था, 1921 में हुआ था। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा फायर ब्लाइट रोग है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। कहते हैं कि 29 दिसंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पहली शिफ्ट में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे गए थे? तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनेगा कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोशिका की खोज, वो भी मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज? कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885। 1885 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? स्वराज नाम का शब्द। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1906 में। 1906 में लाया गया था। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1889। 1889 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1889 को सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन से भैया विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एम एन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन्होंने भारत की संविधान सभा का जो विचार है पहली बार इन्होंने ही दिया था, एम एन राय ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि पित्तरस शरीर के किस हिस्से को स्रावित करता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत को। यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि जीएसटी डैश है, क्या है? तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, सत्ता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से अपनाया गया है या किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस से लिया गया है।
किससे लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चंस पूछा गया था, मैंने आपको चंद्रयान 2 के बारे में डिटेल में बताया था कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर था GSLV Mark 3 के जरिए। मैंने आपको बताया भी था चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 और आदित्य L1, ये सभी मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि दिसंबर यानी कि 2 दिसंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में NTPC के जीके जिसके क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? तो देखो सिंधु है, नर्मदा भी है, राप्ती है, यानी कि इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि इंटेल i9 एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो पेरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे गठन की बात करें कि इसका गठन कब किया गया था यूनेस्को का, तो 4 नवंबर 1945 यानी कि 1945 में इसका गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, कि 4 नवंबर 1945 को इसका गठन किया गया था यूनेस्को का। कि जातक कथाओं का संबंध किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 25 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NTPC 30 दिसंबर को पहली शिफ्ट में कैसे जीके जिसके क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो क्वेश्चंस बनेगा कि बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंटर साहब ने दिया था। जॉर्ज लेमेंटर साहब ने दिया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि महान कृति मृच्छकटिका के लेखक कौन है? मृच्छकटिका के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शूद्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चला है कि निजी कंपनियों के कारोबार की अनुमति सबसे पहले किस बजट सत्र में दी गई थी? तो 1991-92 के बजट में दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी क्या है? तो प्रशासनिक राजधानी क्या है दक्षिण अफ्रीका की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी 3 राजधानियां हैं, यानी कि जो विधायी राजधानी है वो कौन सी है? तो केप टाउन है। और जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रोटोरिया है। और जो न्यायिक राजधानी है वो ब्लॉमफोंटेन है। तो ये 3 इसकी राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि दास वंश
जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? दास वंश की, या फिर मामलुक वंश की, या फिर गुलाम वंश की? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम देखें तो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 से लेकर 1290 तक इसका कार्यकाल है। इसके बाद आता है खिलजी वंश। ये कब से कब तक? 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश आता है इसके बाद 1320 से लेकर 1414 तक। इसके बाद सैयद वंश आता है 14 से 14 तक, 1451 तक। इसके बाद लोधी वंश आता है 1451 से लेकर 1526 तक। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी आप लोग याद कर सकते हैं कि गुलाम खां तसले, गुलाम खां तसले, यानी कि गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश और तसले ले से, तो ले से हो जाएगा लोधी वंश। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो इसके जरिए आपको लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम याद रहेगा। और आपको कार्यकाल भी याद रखना है, क्योंकि कार्यकाल भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का कब से कब तक कार्यकाल रहा है, खिलजी वंश का कब से कब तक रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद अगला है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा A.K. सिंह। A.K. सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विशिष्टाद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हो सकता है कि आपसे दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। वर्धमान था। क्या था? वर्धमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे जो 2020 में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कैसे जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि CBT 1 का अगर जो पहला एग्ज़ाम होगा उसमें 40 क्वेश्चंस आपको जीएस के पूछे जाएंगे। ठीक है, और CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे जीके जीएस के। तो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। और आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है 11,558। अब हो सकता है कि इसके जो वैकेंसी है हो सकता है कि बढ़ भी सकती है। ठीक है, और फॉर्म भरने की जो तिथि है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस में रेलवे मंत्रालय ने जारी किया है कि 14 सितंबर की इसकी फॉर्म भरने की तिथि जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रहा तो उम्मीद है जो कि आज का शानदार सेशन आपको बेहतरीन लगा होगा। अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे आप शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की शानदार क्लास कैसी लगी। और आप पहली बार अगर चैनल में जुड़े हैं या पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।